इसमें धर्म के नाम पर बजट बनाया जा रहा है। आज मैंने पेपर देखा, पूरे पेपर में हिंदुस्तान दैनिक जागरण उठा के देख लिया कि एजुकेशन के नाम पर एक पैसे का बजट कहीं नहीं है। और इन सब चीज़ों पे सरकार ने कोई काम कभी किया ही नहीं पिछले 10 सालों में, मुझे लगता है इसीलिए लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाता रहा। गरीबों की गारंटी नहीं है उसमें, केवल महंगाई बढ़ने की गारंटी है। तो बजट में महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भैया कोई चीज़ सस्ती तो हो नहीं रही है, देख करके क्या करेंगे। मजदूर आदमी है, काम करत है, किसान आदमी खेते में काम करत है, ओका बजट से कोनो लेन देन नहीं है। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। सरकार ने अपना बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन आम आदमी का बजट क्या है और आम आदमी उस बजट को कैसे देख रहा है, ये सब सारी चर्चा करने के लिए हम ग्राउंड पर आ गए हैं। हमारे साथ भैया हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि बजट को कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? आलोक त्रिपाठी। बजट क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। देखिए, बजट जिस तरीके से लगातार उन्होंने 9 दिए और ये अंतिम बजट था, विदाई बजट है, तो जब हर बार के बजट में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के स्लैब पे चेंजेस नहीं, इनकम टैक्स के स्लैब में चेंजेस है पर ईडब्ल्यूएस लागू कर दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रसोई गैस लगातार महंगी होती चली गई, पेट्रोल महंगा होता चला गया। आम आदमी उस बजट को कैसे समझे कि ये बजट है क्या, कैसे पता चलेगा? आम आदमी को अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खर्च कर रही है उसको नहीं मतलब है। सरकार रक्षा पे कितना खर्च कर रही है, डिफेंस पे, उसको नहीं मतलब है। सरकार विदेश नीति पे कितना खर्च कर रही है उससे नहीं मतलब है। उसको रसोई गैस से मतलब है, उसको महंगाई से मतलब है, उसको अपने रोजगार से मतलब है, उसको इनकम टैक्स के स्लैब के छूट से मतलब है, उसको पेट्रोल डीजल में जो दरें हैं वो क्या लागू हो रही हैं उस पर मतलब है। और इन सब चीज़ों पे सरकार ने कोई काम कभी किया ही नहीं पिछले 10 सालों में, मुझे लगता है इसीलिए लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाता रहा। जबकि क्रूड ऑयल सस्ता रहा, हिंदुस्तान को क्रूड ऑयल सस्ते में मिलता रहा, लेकिन सरकार ने केवल इस बात को कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर रहे हैं, तो सरकार फिर बजट पेश क्यों करती है भाई? जब आम आदमी, देखिए ये तो एक रूटीन है मेरी बात। देखिए, आम आदमी का जब उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या फर्क? हम आपको बता दें, जब सरकारें निरंकुश होती हैं, जब लगातार कोई आदमी सत्ता में बैठ जाता है, उसको अगर आपने कभी रोका नहीं, मान लीजिए मोदी जी की जब से राजनीतिक पारी शुरू हुई तो चुनाव कोई हारे नहीं, ये इस शोध का विषय है, चर्चा का विषय है। तो जनता तो उनको वोट नहीं, मेरी बात आप समझिए, जनता वोट देती नहीं देती वो तो है ही। अगर जनता वोट नहीं दे रही हो तो चुनाव कैसे जीत रहे होते? एक बात। दूसरी बात, जब इंसान को ये मालूम होता है कि मैं चुनाव हार ही नहीं रहा हूँ, यानी मेरा सड़ा गला सामान भी बिक रहा है, तो वो अपनी दुकान में अच्छा सामान क्यों रखेगा? आप बताओ। अगर कोई मार्केट में आप जाओ और कि एक दुकानदार ऐसा है जो बहुत अच्छा सामान रखे हुए है, उसके यहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। एक मालिक ऐसा है जो सड़ा गला भी रखे हुए और लोग जा करके उसके यहाँ से खरीद ले रहे हैं, तो लोगों को वो दुकानदार यही सोचेगा, यार पब्लिक पागल है, पब्लिक चली आ रही है मेरे पास, बिना कहे, मैं बुला भी नहीं रहा हूँ फिर भी चली आ रही है। तो ये मोदी जी का कुछ सोच, अपनी विचारधारा है कुछ इसी तरह की हो गई है। उनको लगता है कि मैं कितनी भी महंगाई कर लूँ। धर्म के नाम पे लोग अंधे हैं। धर्म का जो अफीम का नशा उन्होंने छोड़ रखा है जमीन पे, उसी में लोग पागल हुए जा रहे हैं। वो जय श्री राम का नारा लगा करके महंगाई को ख़त्म कर लेते हैं, जय श्री राम का नारा लगा करके वो मुझे लगता है कि रोजगार पा जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगा करके उनको रोजगार मिल जाता है। तो जब जय श्री राम के नारे से अगर काम चल रहा है, राम मंदिर बना देने से काम चल रहा है, तो फिर महंगाई पे काम करने की जरूरत नहीं है। रसोई गैस कितनी महंगी है उससे कोई मतलब नहीं है, रसोई गैस कौन बेच रहा है इससे भी उनको मतलब नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो किसान है वो उस बजट को कहाँ देख रहा है? भाई ये किसान है, उसको खाद की जरूरत है। आप एक बात समझो, मैं भी राजनीतिक दल से हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ, मैं भी राजनीतिक संघर्ष के जीवन में रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर एमपी एमएलए की तनख्वाह बढ़ सकती है, बिल्कुल। उसका स्लैब बढ़ सकता है, भत्ते का, आने जाने का खर्चा बढ़ सकता है, एक आईएएस अफसर का भी पैसा बढ़ सकता है, 8वां वेतन, 6वां वेतन, 5वां वेतन, 4था वेतन, तीसरा वेतन, मतलब तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, आज 8वें वेतन पे लोग आ गए हैं। 8वां वेतन लग जाएगा तो लोगों की तनख्वाहें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। एक किसान जिसने इस उत्तर प्रदेश में और इस हिंदुस्तान में मुझे लगता है 200 रुपये कुंटल से गेहूं बेचना शुरू किया था और अभी तक वो 2200-2700 रुपये तक वो आ पाया है। यानी कि पिछले 60 सालों में जो नौकरी
करने वाला इंसान 30 रुपए पे नौकरी स्टार्ट किया था। एक टीचर को 30 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। मेरे बाबा उस जमाने में जब ब्रिटिश सरकारें यहाँ हुआ करती थी और ब्रिटिश सरकार जब गई उस टाइम पर जब उन्होंने नौकरी पाई तो उनको एक पहले 15 रुपये मिली तनख्वाह, फिर 25 रुपये हुई, फिर 30 रुपये हुई, फिर 35 हुई, 50 और 50 आते आते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के कई लोगों को नौकरी उन्होंने लगवा दी और वो स्वयं ठेकेदारी करने लगे, 1 लाख के कॉन्ट्रैक्टर हो गए। आप समझिए, उनको लगा कि इस 50 रुपये से हमारा परिवार नहीं पलेगा। लेकिन आज हिंदुस्तान की कोई भी सरकार किसान के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती है। पूर्व में किसान को बोला गया कि हम आपकी सारी मांगे मान लेंगे। आज हमको लग रहा है कि अंतिम सरकार है, अंतिम सरकार का बजट है, सरकार चुनाव में जा रही है। उन किसानों की शहादत को पब्लिक अगर भूल गई हो तो याद करे। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं एक बात कहूँगा कि जो 750 किसान बाघा बॉर्डर पे क्या नाम अटारी बॉर्डर पे और यहाँ जहाँ भी लोग बैठे थे दिल्ली के चारों तरफ, जो लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए, उन परिवारों के दर्द को समझो। अगर किसान आज की डेट में अपना आटा गेहूँ महंगा कर दे, जो 35 रुपये किलो हम लोग गेहूँ पा रहे हैं, आटा पा रहे हैं, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो और 27 रुपये किलो गेहूँ पा जाते हैं। अगर वही गेहूँ कहीं 100 रुपये किलो बिकने लगे तो मुझे लगता है आधी से ज़्यादा आबादी भूखों मर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में भारत सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती। डीएपी 300 रुपये 400 रुपये जो महंगी लग रही थी, 600 रुपये में महंगी लग रही थी, वो आज 1200 रुपये में खरीद रहे हैं। जो यूरिया 300 रुपये में महंगी लग रही थी वो 700 रुपये में किसान को दी जा रही है। जो रसोई गैस 350 रुपये का सिलेंडर था वो आज 1200 रुपये 1100 रुपये 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं। अभी आप टमाटर देख रहे थे 150 रुपये तक पहुंच गया। आम आदमी की ज़रूरतें जो होती हैं उसका राशन होता है, उसकी छोटी मोटी दवाइयों का खर्चा होता है। आप जो किसान बिल ये लेकर के आए थे, जिस पर किसानों ने लगातार धरने प्रदर्शन किए थे, अगर इन्होंने खेती को हैंडओवर कर दिया अडानी और अंबानी के हाथ, मान लीजिए तीसरी बार गलती से सरकार बन जाए, तो मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि आपके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। आप सरकार अगर आपको 5 किलो राशन देगी तो ही आप खाना खाएंगे, एक वक्त का, 2 वक्त का भी छोड़ दीजिए, 1 वक्त का खाना तब खाएंगे। और अगर आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, रोजगार देना है, आपको सुसज्जित जीवन जीना है, तो इस सरकार को हटाइए और अच्छी सरकार को लाइए। कम से कम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए वो सोच सके। आप बोल रहे हैं सरकार को हटाइए, लोग बोल रहे हैं 2024 में मंदिर मुद्दा है। अरे मंदिर मुद्दा फिर तो से मोदी जी आ रहे हैं। हम तो कह रहे रोक नहीं हैं, सकते। अच्छा अगर मंदिर इतना ही ज्यादा मुद्दा होता तो बिहार में नीतीश को इन्होंने खुद कहा, ललन बाबू। नाम क्या है? मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा, ए ललन बाबू, ए नीतीश जी, अब दरवाजे बंद कर लिए मैंने, कभी जीवन में आपको वापस नहीं कराऊंगा। और भैया काहे गलबैया कर लिया है? वही नीति। अरे यार क्या राजनीति है भैया, राजनीति क्या है? बोलते हैं राजनीति क्या है? उसी नीतीश बाबू ने सदन के अंदर महिलाओं पर कितनी गंदी टिप्पणी करी। पूरा विपक्ष इस बात को कहता रहा, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी, वो उनका बात करने का अपना तरीका रहा होगा, विपक्ष बचता रहा उस बात से। और इन लोगों ने खुद कहा, ये नीतीश बाबू ऐसा शब्द बोले हो, आधी आबादी से हम पूछेंगे चुनाव में। अब क्या पूछोगे भाई? अब तो विपक्ष पूछेगा ना आपसे, आधी आबादी से, कि जिस नेता ने सदन के अंदर आधी आबादी पर इतनी घिनौनी टिप्पणी की थी, उस पे बारे में आप क्या सोचते हैं? और उसी नेता के ऊपर इन्हीं अमित शाह ने, इन्हीं देश के प्रधानमंत्री जी ने जो टिप्पणियां की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिप्पणियां कर दी, अब इनके कहने के अनुसार आप क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर के ये बजट इस लेवल का नहीं है जिसमें किसी छात्र को कोई राहत हो, किसी नौजवान को कोई राहत हो, किसी बेरोजगार को कोई राहत हो, किसी किसान को कोई 1 रुपए की राहत हो। अच्छा आप बताओ, किसान के लिए कौन सा बीज सस्ता कर दिया? किसान को कौन सा डीएपी सस्ता कर दिया? किसान के लिए कौन सा यूरिया सस्ता कर दिया? अगर आपने कुछ सस्ता ही नहीं किया है तो किसान तो वहीं पे वहीं खड़ा है। दोगुनी आय करते करते आपने उसकी आधी आय से कम पे ला के खड़ा कर दिया उसको। जो बेचारा किसान एक गेहूँ 2000 रुपये का बेच करके आता था और वो 1500 रुपये, 1000 रुपये, 700 रुपये उसको बड़ी मुश्किल से बचता था, आज वो डीएपी में ही 1200 रुपये की, 1100 रुपये की डीएपी खरीदेगा, 500 रुपये की यूरिया, 600 रुपये 700 की खरीदेगा। कितना हो गया? मंदिर एक आस्था का विषय है, राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन इन्होंने उसको राजनीति में इतना ज्यादा घुमा दिया, हो गया है, राजनीतिकरण कर दिया है। तो मुझे लगता है जनता सब समझ गई है, पब्लिक जमीन पे परेशान है, और मुझे लगता है कि इस बार ये अंतिम बजट है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाना है और 100% नहीं पेश होगा। अच्छा आप बताओ,
दो मुख्यमंत्री के साथ बिहार में आपने तुरंत नीतीश को अपने साथ मिला लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा मुख्यमंत्री को आपने चुनाव के वक्त क्यों गिरफ्तार करवाया? अगर इतनी बड़ी कार्रवाई थी तो आप 6 महीने पहले गिरफ्तार करा सकते थे, साल भर पहले गिरफ्तार करवा सकते थे। ऐसा क्या है? उन आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम आप जानो तो, ये आपके आदिवासी भाइयों पर इतना बड़ा प्रहार कर रहे हैं, आपके जंगलों को लूटना क्यों? क्योंकि वो अडानी को जंगल नहीं देना चाहते हैं और ये जंगल दिलवाना चाहते हैं। ये सब चीज पे बात कौन, मैं क्या कह रहा हूँ? बात कौन करता देखिए है? फिर कह रहा हूँ, मिश्रा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन को इसलिए जेल भेज रहे हैं क्योंकि ये अडानी और अंबानी को वहाँ के जंगल और पहाड़ और खजाने कोयले की दिलाना चाहते हैं। ये जबरन उस सरकार पर हस्तक्षेप करना चाहते थे, वो नहीं देना चाह रहे थे। शायद यही कारण है कि आज उनकी गिरफ्तारी हुई है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की रिमांड दी, 1 दिन की उनको न्यायिक हिरासत दिया है। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द उनको जमानत मिलेगी और वो बाहर आएंगे और अमित शाह और मोदी जी का पर्दाफाश होगा। आदिवासी डरने वाले नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे भाई? ये हिंदुस्तान संविधान से चलने वाला चीज है। नहीं, सनातन से चल नहीं, सनातन अपनी जगह। देखिए, सनातन पे टिप्पणी इसलिए नहीं क्योंकि मैं डेली पूजा करता हूँ, मैं दल कोई हो, मैं भगवान राम को मानता हूँ, तो एक आस्था का मैं विषय है भगवान ना। राम को भी मानता हूँ और भगवान बजरंगबली को भी मानता हूँ। तो ये आस्था का विषय है। पूजा पाठ पे शंकराचार्य जी पर या सनातन पे कोई बजट को कितना समझते हैं आप? बढ़िया। बजट अभी आया है, हाँ, जो वित्त मंत्री निर्मला जी ने पेश किया है, उसको कितना अच्छा है बजट, अच्छा बजट किया है। क्या बजट है? बजट के बारे में हमको आप बताइए कि बजट आम आदमी कैसे समझे। जैसे आप कि बजट क्या है, लेकिन जो गरीब किसान है पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। तो अब सरकार ने चुनाव की वजह से नहीं किया ना सस्ता कुछ अभी, तो लोग हो जाता मुद्दा, इसलिए नहीं किया है उन्होंने लोगों। बजट सही है? हाँ, बजट सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी या कुछ सस्ता होगा? अब फर्क तो पड़ता ही रहता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राबिल कुमार है। बजट जानते हैं जो बजट हाँ, पेश हुआ बिल्कुल है? जानते हैं। क्या है बजट? बजट क्या है? हमारे यहाँ लोगों के लिए, हमारी जो जनता है, इसके फायदे के लिए जो बजट पेश किया जाता है बजट। तो फायदा है इससे? कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या फायदा? बजट का कोई मतलब नहीं है। बजट सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए पेश कर रही है, जनता का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। सब महंगाई बढ़ने वाली ही है, कम नहीं होने वाली है। मोदी जी गारंटी है महंगाई बढ़ने की, गरीबों की गारंटी नहीं है उसमें, केवल महंगाई बढ़ने की गारंटी है। तो बजट में महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बढ़ेगी। बजट से खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। भैया कोई चीज़ सस्ती तो हो नहीं रही है, देख करके क्या करेंगे। आम आदमी के क्या फायदा उसमें? आम आदमी कोई फायदा नहीं है भैया, बिजनेसमैन का पूरा फायदा है। हाँ, आम आदमी आप बजट से खुश नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत भैया जो है सब सही है, बच कुछ नहीं रहा है। बजट बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? मंदिर का विकास होगा, पूरे देश में जितने मस्जिदें हैं सब खोदी जाएंगी और वहाँ मंदिर बनेगा और मंदिर का सुंदरीकरण होगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बजट है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत खुश हैं? सरकार जो चाह रही है वो बहुत बढ़िया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले काम कहावत होती थी ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार बजट पेश करती है, उस बजट से आम आदमी उस बजट को कैसे समझे? सिर्फ एक शब्द पूछे, जीडीपी क्या होती है? किसको पता है जीडीपी क्या होती है? सरकार को पता है, हाँ। सरकार फिर बताती नहीं। नहीं, जिसे हर आदमी का अपना लेवल होता है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस पगुराए। भैंस के आगे अगर बीन बजाएं तो उस बीन का क्या मतलब है? जीडीपी क्या होती है और एजुकेशन से कैसे डेवलप होगा, हमारे रोजगार कैसे सृजित होंगे, हैं कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, देश में शांति और सुखहाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो यहाँ पर जैसा माहौल क्रिएट किया गया है वैसा बजट बनाया जा रहा है। देश में धर्म के नाम पर बजट बनाया जा रहा है। आज मैंने पेपर देखा, पूरे पेपर में हिंदुस्तान दैनिक जागरण उठा के देख लिया कि एजुकेशन के नाम पर 1 पैसे का बजट कहीं नहीं है। कैसा होना चाहिए बजट आपके हिसाब से? कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से अगर बजट की बात कर लिया जाए तो धर्म के नाम पर 0 और शिक्षा के नाम पर हीरो बजट होना चाहिए। हाँ, सर्वाधिक पैसा
एजुकेशन पर खर्चा होना चाहिए, इंडस्ट्री पर खर्चा होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पर खर्चा होना चाहिए, रोजगार, इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोजगार डेवलप होगा। एजुकेशन, बौद्धिक कारखाना कहाँ है? डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, प्राथमिक विद्यालय है, उस पर सर्वाधिक पैसा, युद्ध का पैसा, हर जगह दान का पैसा, मंदिर का पैसा, हर जगह का पैसा कहाँ पर खर्चा होना चाहिए? सबसे ज़्यादा अगर भारत की जीडीपी का पैसा खर्चा हो तो एजुकेशन पर हो। आम आदमी देखो बजट से उसका कोनो मतलब ना है। जो मजदूर आदमी है काम करत है, किसान आदमी उ खेते में काम करत है, ओका बजट से कोनो लेन देन नहीं है। बजट उकरे लिए है जो प्राइवेट के नौकरी करत है, सरकारी नौकरी करत है ओके, और जो प्राइवेट और सरकारी नौकरी कर रहा है उसके पास इतना धन का साधन है, उसको बजट से उसको भी कोई मतलब नहीं है। आप बताइए। अच्छा, कैसे पता चलता है कि बजट में महंगाई बढ़ी है या सस्ताई हुई, कैसे पता चलता है? अब ये तो देखिए अपने आमदनी पे पता चलता है। अगर आमदनी आपकी जो है ना भरपूर है तो आपको बिल्कुल महंगाई नहीं पता चलेगी, और अगर आमदनी आपकी नहीं है तो कहूँ 10 रुपये में कोनो सामान मिले तो का खरीदम। हम ऐसा सोचते हैं कि बजट ऐसा हो कि जो भी मार्केट में कोई भी चीज़ खाने पीने की चीज़ें हों उस पर टैक्स ज़्यादा ना हो, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, किसान है, किसान के लिए तमाम सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे तमाम प्रकार की सब्सिडी। कृषि पे पैसा सरकार दे, एजुकेशन पर दे, मेडिकल पर दे। केवल कृषि ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पैसा सरकार को जो भी कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड है उस पे गवर्नमेंट पैसा दे, वही सबसे अच्छा बजट है। क्योंकि नौकरी की बजाय आदमी स्वरोजगार करे, अपने तरीके से कमाए, अपने मन का कमाए। क्योंकि नौकरी में एक प्रतिबंध होता है कि इतने रुपए हमको 1 महीने बाद मिलेगा, लेकिन जो स्वरोजगार होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जितना चाहे, अगर चाहे तो 10,000 कमाए और चाहे तो 10 लाख कमाए। वो तो देखिए, अब नौकरी करने जा रहे हैं, राही में एक्सीडेंट हो गया, मर गया आदमी, तो क्या करेगा? तब बताइए। तो घाटा और मुनाफा तो चलता ही रहता है। मतलब जो किसान है, जो डीएपी खरीद रहा है, यूरिया खरीद रहा है, महंगाई, वो तेल डीजल खरीद रहा है तो पानी भरने के लिए खेत में, उसको तो इस बजट से कोई मतलब नहीं है ना? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए कि डीजल का दाम बढ़ गया है, ठीक है, हम भी मान लिए बढ़ गया, लेकिन जहाँ से हम कंपैरिजन शुरू करते हैं वहाँ पे उसके फसल की कीमत सोचिए कि तब कितनी थी, अब कितनी है। उसका भी तो कंपैरिजन होना चाहिए कि एक ही बात पे कि बढ़ गया है और उसका जो रॉ मटेरियल था उसका भी तो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब सरकार अगर आपको कोई सहायता दे रही है तो वो आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो ठीक हो, आप कमाई पे अपने ध्यान दें, अपने रोजगार जो भी कुछ करना चाहते हैं करते हैं, उसमें आपकी दिन प्रतिदिन उन्नति हो। सबका निचोड़ मैं पेपर में पढ़ा, सबकी बातें पढ़ी और कुछ पेपर से जानकारी हुई, जो उस हिसाब से जो जानकारी हमको हुई तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बजट ठीक है, ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब से परिस्थितियाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अभी उतना अच्छा नहीं है जितनी अपेक्षा की जा सकती। बजट जो आया है, बजट को कितना समझते हैं, कैसा होना चाहिए और क्या उसके बारे में सोचते हैं, या आप सोचते ही नहीं? देखिए, बजट के बारे में हम सोच कर क्या करें, जब बजट का समाज के सृजन के लिए, समाज का डेवलपमेंट के लिए, समाज का विधि विधान के लिए, समाज का उद्योग के लिए, समाज का किसानों की व्यवस्था के लिए, देश में बेरोजगारों को रोजगार के लिए, और कल कारखाना, उद्योग, पावर हाउस, जब वो सारे मानक जो है हम बजट में 5 साल का अपना कार्यकाल का डाटा पेश करते थे, हम आने वाला कल में क्या करेंगे उसका डाटा पेश करते थे, हम उसमें शिक्षा के लिए क्या किए हैं, उद्योग के लिए क्या किए हैं, सड़क के लिए क्या किए हैं, हथियार के लिए क्या किए हैं, भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कितना पैसा दिया है। ये जब सारा सिस्टम का जब आप अवलोकन करते हैं तो बात समझ में आती है। अभी स्थिति आप समझिए, रिक्शा चलाने वाला बहुत योग्य हो लेकिन उसे पायलट नहीं बनाया जा सकता। आज देश में वही हुआ है कि जिस व्यक्ति को विधि विधान में वित्त मंत्रालय का कोई दंड का, जिसके
विमान नहीं है, उस व्यक्ति को आपने विमान उड़ाने का अधिकार दे दिया है, तो विधि भी मताहत होगी। नहीं, आपने बजट देखा? बिल्कुल देखा, समझा, उसका रीडिंग किया। क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि ये केवल देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे देश के भविष्य निर्माण के क्षेत्र में, चाहे कल कारखाने के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे बच्चों को नौकरी के क्षेत्र में, सब काला स्याही से पोता हुआ बजट है। उससे कोई समाज को न बेरोजगार है, न समाज को कोई लाभ है, न उद्योग धंधा का। फिर ऐसे बजट को क्यों पेश किया जाता है? ऐसा बजट मैं बता दूं, 10 साल के अंदर केवल एक देश को चकमा देने वाला दौर चल रहा है। वो शिक्षा के क्षेत्र में चकमा देता है, वो उद्योग के क्षेत्र में चश्मा देता है, वो नहर निर्माण के क्षेत्र में चश्मा देता है, वो बिजली पावर हाउस के निर्माण में धोखा देता है। तो ऐसे लोगों का जिसका ए से लेकर के सब पारित हो, उस बजट पर बहस किस बात का होनी चाहिए? वो बजट इनके बजट में इनके भविष्य, इनका वर्तमान, इनका भूत एक ही है, वो है राम। राम पर ही आ गए हैं, सनातन पर आ गए हैं, और जो है मंदिर मस्जिद पर आ गए हैं। इनके पास ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी कि केवल हमने राम को लेकर चला था और केवल राम ही मेरे पास है। देश बर्बाद हो जाए, देश टूट जाए, देश बजट पेश हुआ है उससे बेसिकली किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के 22 उद्योगपतियों का ये बजट है। या फ्री का तो बातें मत करिए, फ्री या कर्जा माफी तो केवल 22 लोगों को होना है। अच्छा, 22 लोग, केवल 22 लोगों को होना है। अब फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना है, 2 ही मिशन पर काम, चुनाव जीतेगी, रोज सरकार बनाएगी, देश को बेचती रहेगी। ये इसका बजट है। इस सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए मेरी पड़ताल।